हमारे संघर्षशील लोकप्रिय मंत्री आदरणीय श्री सुरेश पचौरी जी, हम सब के रहनुमा, इस प्रदेश को विकास की गति देने वाले, बहुत ही उदार सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प परम आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी, मुख्यमंत्री उत्तरांचल सरकार। इस प्रदेश यह केवल हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कांग्रेस सचिव, जो इस प्रदेश के भी प्रभारी हैं, श्री खूटिया जी बीच में हैं, और हमारे जो कार्मिक विभाग को भारत सरकार में देख रहे हैं, श्री पचौरी जी, जो केंद्र सरकार की समस्या हमारे सामने 3-4 लंबित हैं, उनको देख रहे। हमारे अध्यक्ष हरीश रावत जी ने IDPL का प्रकरण पासवान जी के साथ बैठकर को समाधान किया था, वो खुद बताएंगे। जो हम चिंतित है अपने यहाँ जो HMT है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की लगाई है, हमारे यहाँ ये IDPL है, जो बहुत बड़ा एशिया का उत्पादक कारखाना था, जो निरंतर लाभ में चल रहा था, न जाने पिछली सरकारों ने संभाल नहीं पाए, और उदारता और पश्चिमी देशों की उस आंधी में वो धराशायी करने का उन्होंने प्रयास किया, उसको पुनर्जीवन करने की एक आवश्यकता है। उससे बड़ी समस्या जो केंद्र कर्मचारियों के लिए, माननीय पचौरी जी से निवेदन करूंगा, आपने पहले भी कहा था, आप देख भी रहे उसको, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी पत्र में आया कि उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपने कहा था, आपका भी पत्र में मिला, मुख्यमंत्री ने लिखा, रावत जी ने पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री जी को हमने आप लोगों का ज्ञापन, इंटेक का ज्ञापन दे दिया है, जिसमें हमने D2 की मांग इस उत्तरांचल के इस महानगर देहरादून में की है, क्योंकि यहाँ के राज्य कर्मचारियों को D2 का बड़े स्टूडेंट है, इतने बड़े बड़े ONGC है, इन सब में 15% का HRA का लाभ D2 पर हमारे कर्मचारियों को मिलेगा, जो बहुत लंबित मांग है। पिछली सरकार ने इसको टाला, लेकिन हमारी सरकार जैसे श्रमिकों के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। आप ये हमारे उत्पादन और विकास के हकदार हैं, इसलिए मैं पचौरी से निवेदन करूंगा कि D2 को देहरादून शहर को घोषित करने में आप जहाँ इतना प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी आप लोग हमारी इस प्रमुख मांग को मानेंगे, जिससे हमारे श्रमिक परिवारों को लगभग 25,000 कर्मचारियों को यहाँ पर इसका लाभ मिल सके। दूसरा, चूंकि छठा वेतन आयोग माननीय मनमोहन सिंह जी ने, हमारे खूटिया जी बैठे रेडी, अंतरिम राहत की घोषणा की जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है कर्मचारियों की जो रही है। हमारे दूसरे केंद्र की ये 2-3 है जो हमारी सिख भारत सरकार की इकाइयाँ हैं, प्रतिष्ठान है। हमारा ये बालावाला में एक इंजेक्शन की एंटी रेबिस इंडस्ट्री है, जिसमें केवल 100 लोग काम करते हैं, 50 करोड़ का केवल खर्चा है। अब हमको इंपोर्ट करने पड़ता, जो हमारे देश में बनती थी, कोई कारण उसको बंद करने का नहीं था। 50 करोड़ की लागत भारत सरकार, ये कुछ नहीं होती। अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके 4 गुना 10 गुना रेट पर रेबिस इंजेक्शन जो बनते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि उसको पुनर्जीवित किया जाए। उसकी लगभग 150 एकड़ जमीन यहाँ पर है, कारखाना यहाँ पर है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत कम दिया। भारत सरकार के प्रधान हमारे मुख्यमंत्री जी सहमत हुए थे, उन्होंने भारत सरकार कहा था हमको दे दो, हम चला देंगे, लेकिन उस पर सहमति नहीं मिली। ये केंद्र सरकार में आपके पाले में ये बॉल है। मैं अपेक्षा भी करता हूँ, कर्मचारी भी अपेक्षा करते हैं कि आप इसको करेंगे। हमारी सरकार ने हमारे उत्तरांचल में कर्मचारियों को जितनी मांगे थी, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष हरीश रावत जी के निरंतर संघर्ष और समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अधिक कुछ दिया, लेकिन बहुत अधिक कुछ अभी देने को भी शेष है। हमारा कर्मचारी प्रदेश का ऐसा है जो दूसरे कर्मचारियों से कहीं अधिक खुशहाल है। केंद्र ने कोई घोषणा की, हमने तत्काल की। पिछले अधिवेशन से 3 दिन पहले भारत सरकार ने कहा कि 50% DA केंद्र के कर्मचारियों का बेसिक पे में मर्ज करने की घोषणा की। 3 दिन बाद हमारा इंटेक का सम्मेलन था, माननीय मुख्यमंत्री का आप भी घोषणा कर दो, करना तो है ही है। ये झंडे डंडा लेकर हमारे कर्मचारी साथ सड़कों पर अच्छा पहला माननीय मुख्यमंत्री तत्काल ही पिछले अधिवेशन में उसकी घोषणा की थी। पहला राज्य है जिसने 3 दिन केंद्र के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मचारियों को 50% DA मर्जर का घोषणा की थी। एक समस्या है, हमने रोडवेज के कर्मचारियों को, हमने चीनी मिल के कर्मचारियों को भी यही समझाया था कि इतना हम दे सकते हैं, इतना माननीय मुख्यमंत्री से मैं आप सबकी ओर से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके इस महत्वपूर्ण मांग को केवल आप ही पूरा कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। मैं सभी साथियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का निवेदन करना चाहूंगा। एक प्रमुख मांग माननीय मुख्यमंत्री बड़ी कृपा की कि पूरा उत्तरांचल प्रदेश ऐसा है जहाँ आंगनबाड़ियों को 2500 रुपए
मासिक माननीय मुख्यमंत्री ने 1000 रुपए मिलता था, 1500 रुपए की घोषणा की है, जो कि भारत सरकार की योजना है। तो 2500 रुपए जहां हमारे आंगनबाड़ी के मुख्य कार्यकर्ताओं को मिलता है, लेकिन वहीं सहायकों को केवल 1200 रुपए है। हमारे आपसे निवेदन है कि उनको कम से कम 2000 रुपए मासिक सहायक उनका भी कर दिया जाए, क्योंकि वो 1200 रुपए में भेद है। इस दृष्टिकोण से मैं चाहूंगा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने हमारे अंशकालिक, हमने किसी को बाहर करने का रास्ता नहीं दिखा हमारी सरकार ने, चाहे कानून आ रहा हो चाहे कुछ भी आ रहा है, जो लगे हैं लगे रहे। ये प्रयास सरकार कर रहा है, उस कर्मचारी को, उस मजदूर को जो किसी कारखाने विभाग में काम कर रहा है, उसको नियमितीकरण की प्रक्रिया में हमने लाया। जितने वर्ग चार्ज पर दूसरी का सिंचाई विभाग में थी, उनको जो वर्ग चार्ज पर नियमितीकरण, अब अंशकालिक है, जो हमारे दैनिक वाले हैं, उनको हम लोग नियमितीकरण की प्रक्रिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय हमारे आ रहा है, लेकिन उसको हम करेंगे। हमारे परिवहन विभाग में भी संविदा पर बहुत सीधे संविदा पर है, किसी ठेकेदार के माध्यम से नहीं है, जो विभाग के संविदा पर है। हम प्रयास करें, हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि उसको हम लोग प्रयास हम लोग ये प्रयास हर एक की, दोनों की हमदर्दी हमारे साथ है। जो मांग हम करते हैं वो लोग प्रयास करते हैं कि इसको पूरा हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने वर्षों वर्षों कार्यरत है, संविदा पे हैं, दैनिक पर हैं, वर्षों से जिन्होंने अपना, जिनकी ओवर एज भी हो गई, 10-10, 15-15, 20-20 साल काम कर रहे, उनको हम नियमित करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ये करें, उन कर्मचारी जो रिटायर होने वाले साल 2 साल में, हम नहीं चाहते कि वो निराश होकर हमारे राज्य से जाएं। उनके लिए भी हम तरीका खोज रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग गंभीर हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा हिंडटाउन विभाग है, जहाँ सारे टेक्निकल कर्मचारी, उनसे लाभ लिया जाए। उनकी मांग ये है कि नोडल एजेंसीज को डिक्लेयर कर दिया जाए, और यह इनके कर्मचारियों का जो भविष्य अधर में लटका है, क्योंकि सब तकनीकी शिक्षा प्राप्त हैं, सब ट्रेंड है, एक्सपर्ट है, या तो नोडल एजेंसी होकर सारे तकनीकी काम उससे कराए जाए, आईटी का कंप्यूटर, आईटी की जिम्मेदारी उसको सौंपी जाए, या उनको नियमितीकरण की प्रक्रिया में दूसरे विभागों में नियमित किए जाए। हम किसी कर्मचारी के भविष्य को अंधकार में नहीं रखना चाहते, ये हमारी संकल्प है सरकार का, ये हमारा प्रयास है। हिल्ट्रॉन एक बहुत बड़ा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का बनाया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री के पौधे लगाए हुए हैं, इसलिए उनको भी चिंता है कि जो पौधा माननीय नरेंद्र तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश में लगाया था, जो हमारी पहचान है हिल्ट्रॉन, उसको विनियमितीकरण करें, या नोडल एजेंसी जितने भी हमारे आईटी के क्षेत्र में काम हो रहे उनके द्वारा लेकर के उनको सामाजिक सुरक्षा, जो सबसे बड़ा काम है, उसको हम करें। यदि यहाँ सामाजिक सुरक्षा नहीं, आईओले भी चिंतित, पुरुष जहाँ जहाँ काम कर रहा है उसको सामाजिक सुरक्षा मिले। अर्थात जो पहले प्राइवेट सेक्टर में होता था, टेरी में क्या हुआ, मजदूर मर गया, उठाकर फेंक दिया जेपी और थापन ने, मजदूर मर गया, दबा दिया गया टर्मिनल। नहीं, जब से मैंने जिम्मेदारी को सौंपा, मैंने 3 दिन कंटिन्यू मैनेजमेंट से बैठक कराई अधिकारियों की, मैं खुद बैठा, इनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। आज मुझे फक्र होता है आपके एनटीसी के साथियों की बदौलत कि हम वहां पर सफल हुए। आज एक मजदूर जाता है तो उसको 2.5-3-4 लाख का उनको कंपनसेशन मिलता है कंपनी से, पहले कुछ नहीं मिल रहा था, जाओ भागो। तो ऐसी देश की स्तंभ कंपनियों से हमने मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष किया। माननीय मुख्यमंत्री रावत जी का आशीर्वाद रहा, उन्होंने कहा गो हेड, आगे बढ़ो, और 3 दिन यहाँ मालिकों को बैठा करके हमने ऐतिहासिक समझौता किया। जहाँ पहले कुछ नहीं मिलता था, आज खुद वीआरएस मांग रहे, हमको तो सब पता है 3-4 लाख रुपए मिल जाएगा, पहले तो पैदल घर भेज देते थे कि जाओ भागो, को पूछने वाला नहीं था। इसी तरह से हमने, भारत सरकार ने 1986 में हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर जो सड़क बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं, जो टनल बनाते हैं, जो पुल बनाते हैं, उन श्रमिकों के लिए कोई देखभाल नहीं थी। खूंटिया जी बैठे, सोनिया जी का पत्र मुख्यमंत्री जी को आया, हमारे इंटक नहीं सोनिया जी को अप्रोच की कि इसको तत्काल लागू किया जाए। तो हमने भी अपने विधानसभा में वो 1986 का निर्माण के कार्य पर लगे व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा का फायदे को उनको पहुंचाने के दृष्टिकोण से विधानसभा में पारित कराकर नियमावली बना दी है। उसमें प्रत्येक सड़क पर काम करने वाला मजदूर, चाहे किसी सरकार का हो चाहे ठेकेदार का हो, उसकी सामाजिक सुरक्षा में उसका प्रोविडेंट फंड कटेगा, उसको ईएसआई में कवर होगा, यदि कोई मृत्यु होती है उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, उसका पैसा जो ठेकेदार है, सरकार है या प्राइवेट सेक्टर का है वो जमा करेगा। वो निर्माण पर लगे उत्तर प्रदेश उत्तरांचल के लगभग 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जो मजदूर सड़कों पर, खेतों पर, इधर उधर कंस्ट्रक्शन के वर्कर में लगे। उसके लिए नियमावली बनाकर हमने प्रभावी कदम उठा करके ये काम इस प्रदेश में किया कि उनके भविष्य को संवारने की दिशा में ये न हो कि सड़क पर पत्थर तोड़ता मर गया, कोई
पूछने वाला नहीं है। वो समय लग गया, इन मजदूरों की अनदेखी हमारी सरकार नहीं करेगी। और हमें खुशी है कि हमने एक कार्यक्रम चलाया तेजी से, इन निर्माण पर लगे लाखों लोगों के, हजारों लोगों के हितों के लिए भी हमने इस प्रदेश में व्यवस्था की है। जहां भी हमारे डिमांड है, बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत डिमांड है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है। हमारे जो केंद्र की है, प्रदेश की है, उनको मैंने सबको आपको बता दिया है। हमने प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 100 रुपए तय की है। मिनिमम मौलिक अधिकार है, जो नियमानुसार अधिकार है। 2600 न्यूनतम मजदूरी है, जो दूसरे प्रदेशों कलकत्ता से भी ज्यादा है। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं, हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। और खेतों में काम करने वाले खेती मजदूरों के लिए 73 रुपए है, जो दूसरे प्रदेशों से ज्यादा है। मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हम उनको 100 रुपए प्रतिदिन प्रत्येक मजदूर को देना चाहते हैं। ये प्रदेश हमारा आगे बढ़े। क्योंकि जो हम प्रधानमंत्री रोजगार की गारंटी योजना में काम कर रहे हैं, उसमें दिक्कतें आ रही। कोई मजदूर 100 रुपए से कम पर आने को तैयार नहीं है। इसकी अति महत्वपूर्ण योजना है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा विभाग तो इस पर कार्रवाई कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से ये 100 रुपए की न्यूनतम मजदूरी खेतों पर काम करने वालों को, जिनको हमेशा शोषण हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में है, असंगठित क्षेत्र में है। अगर हिंदुस्तान का खेतों पर काम करने वाला मजदूर जिस दिन संगठन हो जाए तो सरकार बनाना बिगाड़ना उनके हाथों में होगा। लेकिन वो संगठित नहीं हो पा रहे और सबसे बड़ी संख्या लाखों में उनकी है। तो मैं निवेदन करूंगा, उसको मेरा प्रस्ताव भी है कि 100 रुपए कम से कम एक खेत में काम करने वाले मजदूर को ही मिले, जैसा हमारे कारखाना में काम करने वाले मजदूरों को मिलता है। हमारे ट्रिपार्टाइट के द्वारा हमने शुगर में बने जो टी स्टेट के झगड़े थे, जहां 800 रुपए मिल रहा था, त्रिपक्षीय वार्ता करके उसको निपटाया। चीनी मिलों का हमने त्रिपक्षीय वार्ता, मुझे अध्यक्षता करनी थी, भारत सरकार का वेज बोर्ड बनना था, नहीं बनाया। 18 साल से भटक रहे थे, न फिटमेंट था, न प्रमोशन था, न वेज था। माननीय मुख्यमंत्री 400 रुपए जैसा भाई बजाज जी ने कहा, कृपा की थी, उनको अंतरिम बल्ब है, हमारा 5 रुपए का बल्ब है। आज चाइना ने हमारी पिचकारी 7 रुपए की है, वो 1.5 रुपए की भेज रहा है। आज वो मूर्तियां भेज रहा है, हमारी मूर्ति 10 रुपए की, वो 2 रुपए में भेज रहा है। चाइना हमारे मार्केट को कैप्चर करना चाह रहा है और ये सीधा प्रभाव फैक्ट्री पर मजदूरों के हाथों को जाएगा, उनको बेरोजगारी धकेलेगा। इसलिए हम अपने काम के प्रति अपनी संस्कृति को बदलना है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। इसलिए उससे फेस करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए ILO के दरवाजे खुले हैं। इसलिए हमको मजबूती के साथ अपने काम में अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना होगा। ये राज्य अपना है, आपका राज्य है, बड़ी कुर्बानी और बलिदान के बना है। हम जहाँ मृतक, हमने जहाँ आंदोलनकारियों को नौकरी दी, आश्रितों को, उनके जो 50 से ऊपर हो गए, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। 10% हॉरिजॉन्टल रखा और जितने बचे हैं सब परिवार उसमें सम्मिलित होकर के सबको राज्य सरकार में नौकरी मिल जाएगी। ये हमने जियो माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया। इस दिशा में हम काम कर, राज्य के कारखाना में 70% का आरक्षण हमने अपने स्थानीय भाइयों और बहनों के लिए रखा है, उसको भी हम सख्ती से पालन कराना चाह रहे। न्यूनतम मजदूरी सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम कोई समझौता उद्योगों को हम निवेदन कर रहे बार बार, मैं मीटिंगें कर रहा हूँ कि न्यूनतम वेतन, बोनस, ओवर टाइम, ESI, प्रोविडेंट फंड, इससे कोई समझौता नहीं होगा। ये भारत सरकार के नियम का पालन कारखाने में होगा और 70% हमारे रोजगार बेरोजगारों को जो जिसकी शैक्षिक योग्यता है उस दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत अधिक समय लेते हुए इस अधिवेशन में हमारे अतिथि आए, किन शब्दों में आभार व्यक्त करता हूँ, शब्द नहीं है हमारे पास, लेकिन मेरा प्रयास है। एक निवेदन और करना चाहूंगा, यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने पहले घोषणा कर दी, शपथ लेने के बाद पहली घोषणा थी कि हमारे बैंक के कर्मचारी सोच रहे थे कि निजीकरण हो रहा है, हमारे डिफेंस के कोई योजना नहीं है भारत सरकार की। हम निजीकरण के खिलाफ संरक्षण देना चाहते हैं, ये हमारे सार्वजनिक उपक्रम है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी, उसको हमको सबको मजबूत बनाना है। मैं एक शब्द में फिर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सोनिया जी का, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, जो हमारी सरकार ने डिमांड की, जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच से प्लानिंग के तहत योजनाओं के तहत पैसा मांगा गया। 1700 की जगह 2700 करोड़ दिया और इस बार 3500 की जगह 4.5 करोड़ दिया कि विकास के काम करो, तेजी से करें। इसलिए भारत सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इन शब्दों के साथ पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते, धन्यवाद।